यूरिक एसिड, याद रखना यूरिक एसिड बनाने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी लग जाती है। मुझे बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका यूरिया कहाँ बनाया जाता है? लीवर। लीवर। ठीक है, राइट। और ये यूरिया किस में से बनाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में देखा जाए क्या सीखना है। सो वंशिका, सोनिया, गुड इवनिंग एंड ऑल द अदर पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड इन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी और आज से हम चालू करेंगे हमारा यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायरेक्ट हम यहाँ से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या क्या मिल जाता है? यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी आपको मिल जाती है। यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, यू हैव अ पेयर ऑफ ब्लैडर एंड यू हैव अ यूरेथ्रा। तो ये इतनी चीजें आपको मिलती है आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। सो यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर एंड देन यू हैव अ सिंगल यूरेथ्रा। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए, राइट। सो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, आपको यहाँ पे 2 किडनी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो लंबी सी ट्यूब आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज माय यूरेटर। सारे ना आपके पास 2 यूरेटर भी आपके यहाँ पे मिल जाते हैं एंड देन यू हैव अ सिंगल ब्लैडर ओवर देयर, राइट, एंड देन यू हैव अ यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो यू हैव अ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट। यू हैव अ सिंगल ब्लैडर, सॉरी, यू हैव अ सिंगल यूनिट ब्लैडर एंड देन यू हैव अ यूरेथ्रा। तो इतनी चीजें आपको मिलती है आपके किडनी के अंदर। अब किडनी को जब आप देखते हो, जितना आप जानते हो उसके बारे में, इतना जानते हो कि यार ये मेरी जो ऑर्गन है ये बेसिकली मेरी हेल्प करेगा एक्सक्रीशन करने में। या मैं कह सकता हूँ आपकी बॉडी में जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो आपका यूरिया होगा, उसको बॉडी के बाहर इसके थ्रू आप निकाल सकते हो, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो किडनी है उसके ऊपर आपको एक छोटा सा ऑर्गन, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का ऑर्गन आपको यहाँ पे दिख रहा है। कोई बता सकता है ये ऑर्गन मेरा क्या हो सकता है? या ये एड्रिनल ग्लैंड। क्या बात है, राइट, दिस इज माय एड्रिनल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है ये क्या रिलीज करता होगा? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। बहुत सही, बहुत सही, राइट। तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज माय एड्रिनल ग्लैंड। और ये जाना जाता है आपके एड्रेनलिन को रिलीज करने के लिए। यहाँ से आपका वो हार्मोन आ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। तो ये एक आप यहाँ पे ध्यान रखना। सो इतनी बात याद रखो। यू हैव 2 किडनीज, राइट, यू हैव 2 यूरेटर, यू हैव अ सिंगल ब्लैडर एंड यू हैव देन अ यूरेथ्रा। देन ब्लैडर आपका कनेक्ट करता है आपके यूरेथ्रा के साथ, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें याद हो, अगर आप अपने थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे, अगर आप कुछ चीजें याद करो, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर था उसके अंदर आपको एक टाइप का एपिथेलियम मिलता है। याद करेगा, इसके अंदर आपको एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम मिलेगा और उस एपिथेलियम का नाम यहाँ पे हुआ करता था ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस, दैट वाज कॉल्ड एज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बिल्कुल सही। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खासियत ये थी कि ये स्ट्रेच किया जा सकता था, ये काफी ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता था। तो ये थोड़ी सी हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे थोड़ी सी याद कर रहे हैं, राइट। याद रखना किडनी को एक काफी अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है। किडनी को ब्लड सप्लाई मिलना जरूरी भी है। जब तक आप उसे ब्लड सप्लाई दोगे नहीं तब तक किडनी उसमें से आपके वेस्ट को बाहर निकालेगी नहीं। तो ये बात भी आप दिमाग में बिठाइए कि किडनी को एक अच्छा ब्लड सप्लाई दिया जाता है और ब्लड सप्लाई की वजह से ही किडनी उसमें से अपना वेस्ट को बाहर निकालती है। सो फिल्टर करके वेस्ट को बाहर निकालती है और फिर यूरिन के थ्रू से बॉडी के बाहर निकाल के फेंक देती है। तो इतनी बात फिलहाल आपको याद रखनी है। यू हैव 2 किडनीज, 2 यूरेटर, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। तो ये आपको यहाँ पे लाइक सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रॉम द किडनी। नाउ लोकेशन ऑफ द किडनी, तो आपकी किडनी होती कहाँ पे है? किडनी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किडनी को भी आपका प्रोटेक्शन मिल रहा है रिब केज से। आपका रिब्स जो होते हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अगर आप इस राइट हैंड साइड पे अगर आप पिक्चर देखते हो तो आपको काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो किडनी है, राइट वाली किडनी, वो थोड़ी सी आपके नीचे है। यानी जो है आपकी किडनी यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो जो राइट वाली किडनी है वो आपकी थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी वो नीचे आ रही है ना, होता है नीचे क्यों है? क्योंकि वहां पे आपका लीवर भी होता है ऊपर। आपको ऊपर वाले साइड पे लीवर होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे के साइड पे होती है और लेफ्ट वाली उसके कंपेयर में थोड़ी ऊपर होती है।
बस इतना फर्क होता है, पोजीशन में फर्क होता है, और आपको यहाँ पे और कोई फर्क आपको मिलेगा नहीं। तो ये बात याद रखना, किडनी को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द रिब केज। सो रिब केज यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करेगा। सो रिब केज इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द किडनी, इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द किडनी, राइट। उसके साथ याद रखना कि राइट साइड वाली किडनी आपकी थोड़ी नीचे होती है। सो राइट किडनी विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। तो ये बात भी याद रखना कि राइट किडनी आपकी थोड़ी यहाँ पे नीचे होगी कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी, राइट। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किडनी आर लोकेटेड ऑन द लैटरल, लैटरल मतलब साइड वेज में, लैटरल विल लोकेटेड लैटरली ऑन द इधर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। आपका जो वर्टेबल कॉलम होता है उसके दोनों साइड में आपको यहाँ पे किडनी मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, तो ये वर्टेब्रा के नाम है T12 एंड L3। सो ये लास्ट थोरैसिक T12 और लंबर L3 के बीच में आपको ये किडनी आपको मिलेगी देखने के लिए। आपको इतना इसको लेके मतलब आप ये सीखोगे चैप्टर 20 के अंदर, आप ये सेपरेटली आप सीखोगे। फिलहाल बस आप ये नाम याद रखना कि लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में आपको किडनी मिल जाती है देखने के लिए। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पास में आपको किडनी मिलेगी देखने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी किडनी जो आपकी यहाँ पे है ये आपके वर्टेबल कॉलम के साइड वेज में आपके यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। एंड इट इज देयर बिटवीन द T12 और L3 के बीच में। आप यहाँ पे देख पाओगे शायद से, यहाँ पे बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये अब यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने L3 और यहाँ पे लिखा हुआ T12। ये बेसिकली आपके जो वर्टेब्रा होते हैं ना उनको हम लोग एक टैगिंग करते हैं, ऐसे हम टैगिंग करते हैं, तो उनके बीच में आपको यहाँ पे किडनी मिल जाएगी साइड में, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। किडनी का कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्राउनिश कलर की किडनी होती है, ठीक है। एंड समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपकी एक किडनी काम ना करे तो दूसरी किडनी अपना फंक्शन संभाल लेती है, लाइक दूसरी किडनी उसका भी लोड संभाल लेती है एक सर्टेन एक्सटेंट तक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात होती है आपकी किडनी की, ओके। इन ह्यूमंस राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। आपकी जो राइट किडनी यहाँ पे होती है आपकी थोड़ी सी नीचे के लेवल पे होती है देन द लेफ्ट किडनी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिवर इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि आपके ह्यूमंस के अंदर आपकी जो राइट किडनी यहाँ पे होती है इट इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, राइट किडनी विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी कंपेयर में ये थोड़ी आपके लोअर साइड पे आपको मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिवर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। राइट किडनी आपकी थोड़ी सी नीचे के साइड पे होती है कंपेयर टू द लेफ्ट वन। तो ये बात तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ, ओके। अब किडनी का हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं, आपकी किडनी का साइज क्या होता है। तो किडनी का जो लेंथ यहाँ पे रहेगा इट इज गोइंग टू बी अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये इसका रहता है लेंथ, राइट। अगर आप इसकी विड्थ देखोगे, अगर आप इसकी विड्थ अगर आप काउंट करते हो, इफ यू काउंट द विड्थ ऑफ द किडनी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ अगर आप काउंट करोगे तो लगभग वो आपकी देखिए यहाँ पे 5 से 7 सेंटीमीटर की। So 5 to 6 centimeter will be the width of the kidney, and the last thing is going to be your 2 से 3 सेंटीमीटर का thickness. The last thing for the kidney is going to be the 2 से 3 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे thickness भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। So you have 10 to 12 centimeter of your length, 5 to 7 centimeter of your width, and 2 to 3 centimeter of your thickness आपको किडनी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is something should be clear to all of you, ठीक है। तो किडनी को लेके ये बात यहाँ पे याद रखना कि कितना उसका वहां पे लेंथ रहेगा, कितना उसका वहां पे विड्थ रहेगा और कितना आपका यहाँ पे थिकनेस रहेगा। सो थिकनेस आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर जितना आपका यहाँ पे थिकनेस जाता है, और बाकी आपको यहाँ पे ये आपके सिर्फ नंबर से जो आपको यहाँ पे याद रखना है। आप यहाँ पे काफी क्लियरली आप देख सकते हो कि रेनल आर्टरी आपकी किडनी के अंदर जा रही है और रेनल वेन आपकी बाहर निकल रही है ना। रेनल आर्टरी ये याद रखना, अगर समझ नहीं आ रहा है इस पिक्चर में तो याद रखना कि रेनल आर्टरी आपका किडनी के अंदर जा रही है, दिस इज गोइंग इनसाइड द किडनी, और रेनल वेन जो आपकी है यहाँ पे आपकी बाहर निकल रही है। सो जब भी आप किसी ऑर्गन में आप ब्लड भेज रहे होते हो फिर वहां से आपका ब्लड बाहर भी तो निकल रहा होता है, तो ये बात भी याद रखना। सो इट इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द किडनी। ब्लड के साथ साथ सारा वेस्ट भी जाएगा किडनी के अंदर, और किडनी फिर क्या करती है, किडनी उस वेस्ट को निकाल लेती है और फिर जो ब्लड होता है फिर वापस आपका सर्कुलेशन में आपका आ जाता है। एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि किडनी का बेसिक यूनिट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी, देन दैट इज गोइंग टू बी द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है ना आपका बेसिक यूनिट, वैसे नेफ्रॉन आपका होता है बेसिक यूनिट आपके किडनी का।
जिसके बारे में हम सेपरेटली अलग से पढ़ लेंगे। इस बारे में हम यहाँ पे सेपरेटली अलग से देख लेते हैं। सो बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन आपका यहाँ पे रहेगा आपका बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका बेसिक यूनिट आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और नेफ्रॉन एक दो नहीं होते, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपको मिलेंगे किडनी के अंदर। उनका काम क्या होता है, विल सी दैट ऑल सेपरेटली, वो सब हम आराम से देखेंगे ना। अब किडनी को जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, सो आपको यहाँ पे एक सेंटर वाला पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे किडनी के अंदर। सो यू हैव दिस रीजन ओवर हियर। ये जो रीजन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये जो एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये एरिया जहां से मेरा रेनल आर्टरी अंदर जा रहा है, रेनल वेयर बाहर निकल रहा है, और इसी एरिया में से मेरा यूरेटर भी बाहर निकल रहा है। ये जो एरिया मेरा यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हीलम। दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम। तो हीलम एक नॉच होता है, एक एरिया होता है जहां से मेरी ब्लड वेसल्स अंदर जा रही होती है, बाहर निकल रही होती है, और वहां से मेरा यूरेटर बाहर निकल रहा होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही अब? यस सर। यस सर। पता नहीं बेटा क्या हो गया, एकदम से लाइक कुछ इशू आ गया। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा तो मुझे बताइए, कब मेरी आवाज, मतलब ये वाला पार्ट, हिलम वाला पार्ट आपको सुनाई दे रहा था जब मैं बता रहा था? यस सर सर। थोड़ा सा ही हुआ। सर यहाँ से कट गई थी। यहीं से यहाँ से कट गई। तो देखो यहाँ पे होगा क्या ना, हिलम वाला पार्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका जो किडनी होता है उसके यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा नॉच मिलेगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी तो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, रुको करते हैं इसको करते हैं फिक्स। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही, सिस्टम ने मुझे क्लास से बाहर भी निकाल दिया। कोई बात नहीं, चलिए। अब होपफुली आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखेगी, 2 मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे एक स्मॉल नॉच आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस स्मॉल नॉच ओवर हियर, जहाँ पे से आपकी ब्लड आर्टरीज अंदर, रेनल आर्टरी आपके अंदर आ रही होती है, वेन बाहर निकल रही होती है, आपका यूरेटर बाहर निकल रहा होता है। इस नॉच को हम बोलते हैं एज अ हीलम। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता के रखी हुई है। दैट नॉच ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ओके, हीलम जो आपको यहाँ पे होता है, इसके पीछे वाले एरिया के अंदर, inner to the helium is a broad funnel. Inner to the helium there's going to be a broad funnel, and that broad funnel shaped space is called as my renal pelvis. जो broad funnel shaped space जो आपको यहाँ पे मिलता है, that shape over here is called as my renal pelvis. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि inner to the helium there's going to be a broad funnel shaped space called as my renal pelvis. उसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a renal pelvis. तो ये बात याद रखना कि पीछे वाले एरिया को हम बोलते हैं renal pelvis. चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने हमारा एक आउटर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया किडनी का कि ये सब चीजें हमें मिलती है देखने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि मेरे किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर मैं किडनी के फंक्शंस की बात करूं तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स, जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, फॉरेन केमिकल्स अगर आपके आ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उन सबको बाहर निकालने का काम होता है मेरे किडनी का। सो दैट इज व्हाट किडनी इज गोइंग टू रिमूव आउट, राइट। रेगुलेशन ऑफ माय ब्लड फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, मैंने पता है आपको कल ही एक चीज बताई थी, एक टर्म आपको बताया था जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपके बॉडी के अंदर बड़ा ही जरूरी होता है कि आप मेंटेन करो एक सही बैलेंस वाटर का और आयंस का, राइट। वाटर का आयंस का, या मैं कहूंगा वाटर या मिनरल्स का आपको एक आयनिक बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपको वाटर और मिनरल्स का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना होता है, और वो बैलेंस जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो करने के लिए भी आपका किडनी आपका यहाँ पे मदद करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने अलग तरीके से, दैट रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये करता है किडनी आपका। देन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, आपके ब्लड के अंदर अगर H+ आयन ज्यादा हो जाए तो उसे बॉडी के बाहर निकालना है। अगर आपके बॉडी के अंदर HCO3 आयंस कम हो जाए तो उन्हें मेंटेन करना है। तो एक एसिड बेस बैलेंस भी ये मेंटेन करता है। ये भी रखना, अगर फ्लूइड के अंदर अगर आपका H+ आयन ज्यादा हो रहा है, समझो अगर आपका H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अगर आपका हो रहा है ब्लड के अंदर, देन आप उसे रिलीज कर दोगे, यू कैन रिलीज दैट इनटू द यूरिन, राइट। तो इस तरीके से आप ब्लड का या फ्लूइड का जो बैलेंस होता है, एसिडिक बेस बैलेंस जो आपका होता है, आप मेंटेन करते हो। तो ये करने में भी आपका किडनी यहाँ पे मदद करेगा। एंड देन उसके बाद किडनी कुछ हार्मोन भी यहाँ पे रिलीज करता है, समथिंग लाइक माई इरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। अब मुझे बताइए इसमें से इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है इसका काम, बोलिए। इरिथ्रोपोइटिन एज अ हार्मोन क्या करता है बताइए। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हाँ, तो ये किसको जाके बोलेगा आरबीसी बनाने के लिए? ये किसी ना किसी को जाके बोलता है ना, फिर वो जो जिसको बोलता है फिर वो आरबीसी बनाना चालू करते हैं। ये बताओ आरबीसी बनता कहाँ पे बॉडी के अंदर आपके? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, बिल्कुल राइट, दैट विल फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, बिल्कुल सही। तो ये जो रेड बोन मैरो जो आपका होता है वहां से आपका आरबीसी बन के आता है। तो बेसिकली इरिथ्रोपोइटिन आपका जाएगा और जाके रेड बोन मैरो को जाके बोलेगा कि चलिए अब आप आरबीसी बनाना चालू करिए। तो ये बात याद रखना, ये जो हार्मोन मेरा है इसके बारे में हम पढ़ चुके पहले भी। दिस इज अ हार्मोन जो जाके आपको बोलेगा, आपके रेड बोन मैरो को जाके बोलेगा दैट यू शुड स्टार्ट मेकिंग द आरबीसी ओवर देयर, और आपका आरबीसी का काउंट अब आपका यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा। अब मुझे एक और बात आप यहाँ पे बताइए कि ये इवेंट आपकी बॉडी में जनरली कब होगा? आरबीसी फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर जनरली आपका कब होगा बताइए? ड्यूरिंग एक्सीडेंट। चलो एक्सीडेंट के टाइम पे हो सकता है कि चलो ठीक है, अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है, ब्लड लॉस होता है तो हो सकता है। और कुछ उसके अलावा? भूल गए, कहाँ जाओगे तुम? तो आरबीसी की जरूरत पड़ेगी बॉडी के अंदर, तो आरबीसी बनने लगेंगे, बताओ। अरे कहीं ऊपर जाओगे तो आरबीसी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? लिम्फ। नहीं, आप समझे नहीं क्वेश्चन को, मैं कह रहा हूं सी व्हेन यू गो टू द हायर एलिवेशन, व्हेन यू गो टू द हायर, याद आ रहा है कुछ? व्हेन यू गो टू द हायर एलिवेशन, तो वो टाइम पे क्या होता है? वो टाइम पे आपको आरबीसी की जरूरत होती है। कुछ याद आ रहा है आपको? हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सिकनेस, कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो जब आपका एल्टीट्यूड चेंज होता है तो वो टाइम पे आपकी बॉडी को आरबीसी की जरूरत होती है, और वो टाइम पे यू कैन फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसी विल बी फॉर्म। ठीक है, तो वो टाइम पे आपका आके अपना काम करेगा। तो इतना रोल याद रखना, ये चारों चीजें याद रखना। एक्सचेंज लाइक एक तो एक्सक्रीशन में आपकी मदद कर रहा है किडनी, आपकी बॉडी का ऑस्मोलैरिटी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका मेंटेन कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस ये में यहाँ पे मेंटेन करेगा, एंड इट विल आल्सो मेंटेन द लाइक इरिथ्रोपोइटिन रेनिन का लाइक इवन सिक्रेशन यहाँ पे करेगा। तो इतनी बातें करता है आपका। सो किडनी इज नोन फॉर नंबर ऑफ थिंग्स, काफी चीजें आपका किडनी यहाँ पे कर लेता है। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर आप लोग बता सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू, ब्लैडर किसमें ओपन होती है अल्टीमेटली बताइए? यूरेथ्रा। राइट, यूरेथ्रा के अंदर आपको ये ओपन होती है, बिल्कुल सही।
याद रखना, एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे सब लोग यहाँ पे, कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना। यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे काम होता है टू स्टोर द यूरिन, सो दिस इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन। या फिर मैं कह सकता हूं कि यूरिन इनिशियली आपका इसके अंदर ही कलेक्ट होगा। आपका जो यूरिन होता है दैट इज गोइंग टू इनिशियली कलेक्ट इन द ब्लैडर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको जो यूरिन यहाँ पे होगा दैट विल इनिशियली कलेक्ट इन योर यूरिनरी ब्लैडर। नाउ द टू किडनी लाई इन अ मैन। अब यहाँ पे आपको कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रहा है? देखो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से यहाँ पे एंड ट्राई टू टेल मी इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बताइए। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कह रहे हो आप लोग, कुछ लोग ऑप्शन 4 कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन 3 कह रहे हैं। एक बार फिर बताइए 3 या 4 कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। 3 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन 3 आप कह रहे हैं कि लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है राइट के कंपेयर में, ये बात सही है ना आपकी? आपकी जो राइट वाली किडनी होती है आपकी थोड़ी नीचे होती है। सो यस, ऑप्शन 3 मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। याद रखना, माय लेफ्ट किडनी विल बी स्लाइटली थोड़ा ऊपर कंपेयर टू राइट वन, और ये इसलिए है। और ऐसा क्यों हो रहा है बाय द वे? ऐसा हो क्यों रहा था आपके किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर? राइट साइड में लीवर भी होता है, तो राइट साइड, लीवर भी होता है राइट साइड बिल्कुल में। सही, बिल्कुल सही। राइट साइड में आपका लीवर भी होगा और लीवर की वजह से ही आपको थोड़ा सा लाइक वो नीचे आना पड़ता है किडनी को, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को थोड़ा सा और अंदर से समझते हैं कि अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा रफ डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं थोड़ा सा, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। सो अगर ये अगर मेरी किडनी का एक अगर मैं रफ पिक्चर बनाऊं, तो किडनी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, अगर माइक्रोस्कोप नहीं तो आपको ऐसे लाइक ऐसे पिरामिड वाले स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। यू गेट टू सी अ नंबर ऑफ पिरामिड लाइक दिस। कई सारे आपको ऐसे पिरामिड मिलेंगे देखने के लिए। उसके अंदर लगभग 12 जितने पिरामिड आपको ह्यूमन किडनी में से दिख जाते हैं, ठीक है। अब ये पिरामिड आपको लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ से आपकी पूरी कहानी चालू होती है। जो डिटेल में आप पढ़ोगे ना, जब भी आप देखो किडनी के अंदर है ना बहुत चीजें हो रही होती है। यूरिन फॉर्मेशन उसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आप बाद में सीखोगे, ठीक है। तो यार इतना जब आप किडनी को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ऐसे पिरामिड आपको मिलेंगे, और पिरामिड के अलावा उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये जो ऊपर वाला जो एरिया यहाँ पे है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स, राइट। तो ये वाला जो एरिया हमारे यहाँ पे होता है, दिस वन, दिस एरिया ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। सो आउटर साइड पे यू हैव द कॉर्टेक्स, राइट। कॉर्टेक्स के अलावा जो अंदर वाला जो एरिया यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड एज माय मेडुला। ये जो अंदर वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दिस एरिया ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज माय मेडुला, राइट। इवन ये वाले एरिया को मैं यहाँ पे मेडुला कह सकता हूँ। इवन दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय मेडुला। और ये जो पिरामिड हमने यहाँ पे बना के रखे हुए, इन पिरामिड को हम जनरली एक नाम देते हैं, वी कॉल देम रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। यू कॉल देम एज अ मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड। इतना याद रख लो कि ये जो मेडुलरी पिरामिड है इनका नंबर आपको मिल जाएगा अराउंड 12 जितना, 10 से 12 जितना आपको पिरामिड आपको मिल जाता है, राइट। तो अब यही चीज यहाँ पे आपको पिक्चर में थोड़ा डिटेल में बता के रखी हुई है यहाँ पे, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सो व्हाट यू कैन गेट टू सी इन दिस, सी यहाँ पर कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है वो मेरा यहाँ पे कॉर्टेक्स है। देखो ध्यान से लेबलिंग को, आउटर पार्ट मेरा यहाँ पे कॉर्टेक्स है, राइट। और जो पिरामिड वाला जो एरिया है मेरा यहाँ पे दैट इज माय मेडुला, दैट पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेडुला, ओके। यहाँ पे सारी आपकी ब्लड कैपिलरीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स वाला जो एरिया होता है, आपको जो कॉर्टेक्स वाला एरिया होगा यहाँ पे आपको नेफ्रॉन भी आपको मिल जाएंगे। सो कॉर्टेक्स में आपको नेफ्रॉन भी दिख जाते हैं। अब मैं एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि आपके जो नेफ्रॉन होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉर्टेक्स में मिलेंगे। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा होगा कॉर्टेक्स के अंदर और बाकी हिस्सा आपका होगा मेडुला के अंदर। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि आपका जब आप ऑब्जर्व करते हो कॉर्टेक्स और मेडुला को, तो वहां पे आपको नेफ्रॉन मिलेंगे। सो नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा आपका होता है कॉर्टेक्स के अंदर एंड सर्टेन पार्ट विल बी इन द मेडुला। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, दैट cortex will have
certain part will be there in the of the cortex will be in the nephron. Sorry, certain part of the cortex will have the certain part of the nephron, और बाकी जो पार्ट होगा नेफ्रॉन का वो आपका होगा मेडुला के अंदर. तो ये बात भी याद रखना, और याद रखना नेफ्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यू हैव इन द किडनी. तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है. अब एक और चीज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सो इतना पहले आप याद रखो, यू हैव अ कॉर्टेक्स एंड यू हैव अ मेडुला. तो आउटर एरिया इज माय कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो मेरा पार्ट होता है यहाँ पे, इवन दिस पार्ट ओवर हियर, दिस इज ऑल माय मेडुला. ये पार्ट मेरा मेडुला है, दिस इज माय मेडुला, और यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माय मेडुलरी पिरामिड. इतनी बात फिलहाल के लिए याद रखो. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है. बाकी सब तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, आर्टरी, वेन, यूरिटरी हम देख चुके हैं. बाकी सब ये सब बाकी लेवलिंग कोई काम की नहीं फिलहाल. इतनी बात याद रखो. नाउ किडनी आर, देयर आर टू जोन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला. याद रखना, यू हैव अ आउटर कॉर्टेक्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड यू हैव अ इनर मेडुला. द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यूअर कॉनिकल मासेस. मेडुला के अंदर आपको कॉनिकल मास मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड. ये आपके रहते हैं अराउंड 8 से 12 जितने पिरामिड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्सेस. अब जहां पे मेरा मेडुला खत्म होता है, जहां पे मेरा मेडुला खत्म होता है, सो यहाँ पे मेरा मेडुला खत्म होगा ना. लेट मी टेल यू. सो यू हैव अ मेडुला, मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है इस एरिया को. सो दिस एरिया ओवर है जहां मेरा मेडुला अल्टीमेटली अंदर जाके खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे द कैलेक्सेस. दिस एरियाज आर कॉल्ड एज माय कैलेक्सेस. इसको मैं आपको बेटर पिक्चर में दिखाता हूँ. यहाँ पे इग्नोर करो, हम इसको देखते हैं बेटर पिक्चर में. यहाँ पे हम देखते हैं, पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, मोबाइल को अपने थोड़ा और पास में ले आना. यू कैन सी द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी द मेडुला, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. उसके बाद जहां पे मेडुला मेरा यहाँ पे खत्म हुआ, ये जो मुझे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गैप यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे, या एक जो एरिया मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय कैलेक्सेस, राइट. सो पहले आपको दिखेगा आपका यहाँ पे माइनर कैलेक्स. पहला आपको दिखेगा आपका माइनर कैलेक्स. तो यहाँ पे आपका माइनर कैलेक्स है, राइट. यहाँ पे भी आपका माइनर कैलेक्स है. क्या आप सब देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे आप लोग? ये सब देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. You have the minor calyx. अब माइनर कैलिक्स क्या करता है ना, ये सारे माइनर कैलिक्स इकट्ठा होते हैं, दे ऑल गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लार्जर एरिया, और उस लार्जर एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेजर कैलिक्स. तो ये बात याद रखना कि माइनर कैलिक्स आपके कई सारे यहाँ पे होते हैं. यू हैव नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स, ये सारे इकट्ठा होंगे एंड दे फॉर्म अ लार्जर एरिया, एंड दैट लार्जर एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स. तो ये जो बीच का जो एरिया है यहाँ पे है, लेट मी लेबल इट विद द डार्क ग्रीन कलर. ये जो पोर्शन यहाँ पे जो आपका बना है, यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन आपका यहाँ बना है, ये जो एरिया आपका यहाँ पे है, दिस एरिया, दिस इज माय मेजर कैलिक्स. तो कई सारे माइनर कैलिक्स इकट्ठा होकर आके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, राइट. फिर वहां से क्या बनता है? फिर वहां से आपका बनता है रेनल पेल्विस. अब ये वाला जो एरिया मेरा यहाँ पे है, दिस एरिया, ये जो बड़ा सा मेरा यहाँ पे जो चेंबर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज बाय रेनल पेल्विस. तो आपको ये याद रखना है, पहले आपका आता है आपका माइनर कैलिक्स, then you will have the major calyx, right, and then you have the renal pelvis, okay. और renal pelvis से फिर आप आ जाते हो आपके यूरेटर के अंदर. तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है. renal pelvis से आप आ जाते हो आपके यूरेटर के अंदर. तो ये चीज ही यहाँ पे मेंशन की हुई है, that cortex will projecting into the calyxes. calyxes में दो नाम याद रखना, you have a minor calyx and you have a major calyx. तो ये दो टर्म्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, राइट. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखो, जहां पे आपका, अच्छा अब मैं लेबल करता हूँ, मुझे बताओ कि एरिया कौन सा है. ये वाला एरिया मेरा कौन सा है यहाँ पे? Cortex. Cortex. राइट, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एरिया अगर मेरा कौन सा, तो ये मेरा एरिया कौन सा है? Medulla. Medulla. दैट इज माय मेडुला, ठीक है. अब याद रखना, जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होता है और जहां पे मेरा मेडुला चालू होता है, तो उस जोन को, तो जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होगा, जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होगा और जहां पे मेरा मेडुला चालू होगा, ये जो जोन होता है ना मेरा यहाँ पे, दिस एरिया ओवर हियर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आपको यहाँ पे. सो यहाँ पर बताता हूँ, ऊपर बताता हूँ. जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म होता है और जहां मेरा मेडुला चालू होता है, इस एरिया को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. वो एक चीज वहां पे मेंशन की हुई है, जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है और मेडुला चालू होता है, उस ट्रांजिशन एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड
as a renal column and called as a column of Bertini. तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जहां पे मेरा कॉर्टेक्स खत्म हो रहा होता है और मेरा मेडुला चालू होता है, उस ट्रांजिशन वाले एरिया को, उस जोन को आप कहते हो वहां पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. सो कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रेनल कॉलम एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी. तो ये बात याद रखना, ठीक है. देन ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय नेफ्रॉन. याद रखना, नेफ्रॉन एक दो नहीं है, नेफ्रॉन आपके पास यहाँ पे 1 मिलियन. सो दैट इज द नंबर ऑफ नेफ्रॉन यू विल गेट टू सी. सो नेफ्रॉन का नंबर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिलेगा देखने के लिए. सिंपल सी बात बेटा, ये आपका फंक्शनल यूनिट है, राइट, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो इसका नंबर आपको ज्यादा ही मिलेगा किडनी के अंदर. सो देयर विल बी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन द किडनी. और याद रखना, इसके अंदर ही आपका यहाँ पे यूरिन बनाया जाएगा. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे यह है, याद करके बताइए मुझे कि नेफ्रॉन आपको मिलता है कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के अंदर. क्या ये बात यहाँ पे सही है? Yes, sir. उसी बात है, कॉर्टेक्स का सर्टेन एरिया आपका सॉरी आपका नेफ्रॉन का सर्टेन एरिया आपका कॉर्टेक्स में होगा और कुछ पार्ट आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए आपके मेडुला के अंदर. तो ये बात आपको याद रखनी है. अब एक चीज याद रखना, आपका जो नेफ्रॉन होता है ना, आपका जो नेफ्रॉन होता है, सो लेट मी, उसको तो हम बाद में अलग से पढ़ेंगे नेफ्रॉन को डिटेल में. आपका जो नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन का जो एंड वाला पार्ट होता है, नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन बनाता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यूरिन को फॉर्म करके ये दे देता है एक ट्यूब के अंदर. एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर वो यूरिन को डाल देता है. तो ये बनाएगा यूरिन, और यूरिन को बना के वो एक लंबी सी ट्यूब में से डाल देगा, और जो लंबी सी ट्यूब यहाँ पे होती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कलेक्टिंग डक्ट. सो याद रखना, नेफ्रॉन अपना यूरिन बना के एक लंबी सी ट्यूब में डाल देता है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज माय कलेक्टिंग डक्ट. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. सो नेफ्रॉन विल मेक ऑल द यूरिन and will add in the one tube, right, and that tube is called as my collecting duct. ठीक है, तो ये बात याद रखना. सो नेफ्रॉन यूरिन बना के सब डाल, और ऐसा क्या पता है इसमें क्या होगा, आपके 2-4 नेफ्रॉन के लिए एक ही ट्यूब होगी. सो क्या है, एक और नेफ्रॉन यहाँ पे होगा, वो भी अपना क्या कर रहा है, सारा यूरिन बना के डाल रहा है आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. और कहीं दूर एक और नेफ्रॉन मेरा वहां पे खड़ा होगा, वो भी वही करेगा कि अपना जो भी आपका सामान होगा यूरिन बना के वो डालेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. तो ये बात याद रखना दैट एक नेफ्रॉन के पास खुद का अलग सा डब्बा नहीं होता, ट्यूब नहीं होती. नंबर ऑफ नेफ्रॉन, 4-5 नेफ्रॉन अपना सामान डाल देंगे आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. ठीक है, तो अब समझ लो कि मेरा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मेरा आ चुका है मेरे यहाँ पे यूरिन. सो कलेक्टिंग डक्ट के मेरे यहाँ पे समझो मेरा यूरिन आ चुका है. अब आपको याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट से मेरा यूरिन कहाँ पे जाता है. कलेक्टिंग डक्ट से मेरा जो यूरिन जाएगा वो एक और नैरो ट्यूब के अंदर जाएगा, एंड दैट इज माय पेपिलरी डक्ट. So collecting tube से जो मेरा यूरिन पास होगा, it will go into the papillary duct. Papillary duct. तो ये बात आप याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट से मेरा यूरिन पास होगा एंड विल नाउ गेट इनसाइड समथिंग नोन एज माय पेपिलरी डक्ट के अंदर वो आ जाएगा. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम यहाँ पे देखें कि यूरिन कैसे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है. तो नेफ्रॉन से आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, फिर वहां से वो आता है आपके पेपिलरी डक्ट के अंदर. और यही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लेट मी शो यू ओवर हियर. ये चीज आप यहाँ पे आपको दिख जाती है. कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ रहा था आपका यूरिन मेरा, इनटू द पेपिलरी डक्ट, राइट. सो याद रखना, इट विल गो इनटू द पेपिलरी डक्ट के अंदर, वो छोटी ट्यूब के अंदर आता है. फिर आप जानते हो वहां से आपको स्टोरी लगभग आपको मालूम है. अब वहां से क्या होगा, नाउ लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल हैपन. यहाँ से पहले अब आपका आएगा यहाँ पे आपका माइनर कैलिक्स. सो नाउ इट विल लीड टू समथिंग लाइक योर माइनर कैलिक्स. तो यहाँ से आपका पाथवे जाता है, आपका यूरिन जाएगा आपका माइनर कैलिक्स के अंदर. माइनर कैलिक्स से कहाँ पे जाएगा, Major calyx. सही बात है, सही बात है. कई सारे से माइनर कैलिक्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे होंगे, एंड दे विल अल्टीमेटली गिव राइज टू वन मोर कैलिक्स, दैट इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स. तो अब यहाँ से मेरा यूरिन जाता है मेरा इनटू द मेजर कैलिक्स. अब आपको सिर्फ वो पाथवे याद रखना है, कोई आपको लेबल करने के लिए आपको देगा नहीं कि बताइए मेजर कैलिक्स क्या है, माइनर कैलिक्स, वो आपको कभी कोई बोलेगा नहीं. आपको पाथवे याद रखना है. सो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, और वहां से फिर वो जाएगा इनटू द रेनल पेल्विस. जो बड़ा सा कप लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, दैट इज गोइंग टू बी द रेनल पेल्विस. तो इस तरीके से यूरिन आपकी आगे रेनल पेल्विस के अंदर. अब बताइए पेल्विस से कहां पे जाएगी, क्या लगता है आपको, पेल्विस से कहां जाएगी यूरिन? पिक्चर देख के बताइए मुझे, अब पेल्विस से कहां जा रही है मेरी यूरिन यहाँ पे? Ureter. यूरेटर, बिल्कुल सही बात है. पेल्विस से मेरी यूरिन यहाँ पे जाएगी आपकी यूरेटर के अंदर,
जो लंबा सा मेरा ट्यूब है, और वहां से वो मेरी जाएगी मेरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो ये होता है मेरा ड्रेनेज ऑफ यूरिन। यूरिन कहाँ से आ रही है, किस पाथवे से ट्रेवल करके कहाँ पे जा रही है, वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो यू शुड नो दैट। सो यूरिन विल मूव फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द पेपिलरी डक्ट, वहां से इनटू माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रेनल पेल्विस, एंड देन वहां से यूरेटर से पास होते हुए इट विल गो इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन द किडनी। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो प्लीज याद रखना, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई डाउट है तो बता दो कि सर ये तो समझ नहीं आया, तो प्लीज टेल मी अगेन, सो आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। ठीक है, मुझे बता दो अगर कोई चीज में क्लियर नहीं है तो। पाथवे याद रखना है, पाथवे मेरा यूरिन का कैसा है वो याद रखना है। यूरिन फॉर्मेशन क्या हो रहा है वो तो अभी हमने देखा ही नहीं है, वो तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट याद रखना कि आपको वो पाथवे क्या है आपका यहाँ पे। ठीक है, नाउ सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब ये डायग्राम आपके लिए इतना डिटेल में आपको समझना नहीं है, बस आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो आर्टरी आपकी होती है ना, वो आपके अंदर जा रही होती है और वेन आपकी बाहर निकल रही होती है। सो आर्टरी आपके अंदर जाती है, दैट इज द रेनल आर्टरी जो आपके अंदर जा रही होती है। इतना पहले आप याद रख लो, ज्यादा डिटेल में इसे याद नहीं रखना। रेनल आर्टरी आपके यहाँ पे अंदर जा रही है और फिर उसके ब्रांचेस बन रहे हैं। सो दीज आर द नेम ऑफ द ब्रांचेस। ये तुम्हें नीट में नहीं आएगा, राइट, बट याद रखना कि आर्टरी आपके यहाँ पे अंदर जा रही है, और जो बाहर आपका निकल रहा है दैट इज गोइंग टू बी द रेनल वेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका बाहर निकलेगा। इसको हम एक बार फिर देखेंगे जब हम किडनी, जब हम नेफ्रॉन को समझ रहे होंगे ना, तब हम इसको हम एक बार फिर थोड़ा सा देख लेंगे। बट फिलहाल इतना रखना कि कौन अंदर जा रहा है और कौन आपका बाहर निकल रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जैसे मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, अगर मैं आपका यहाँ पे लिखता हूँ कलेक्टिंग डक्ट, इफ आई राइट ओवर हियर कलेक्टिंग डक्ट, मुझे बताइए कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिन कहाँ पे जाएगा? Capillary duct. पेपिलरी डक्ट। ठीक है, हाँ, इट विल गो इनटू द पेपिलरी डक्ट। यहाँ से कौन सी पाइपलाइन में जाएगा अब मेरा यूरिन? यहाँ से Minor calyx. Minor calyx. माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स से कहाँ पे जाएगा? Major calyx. गोइंग टू द मेजर कैलिक्स। ठीक है, और मेजर कैलिक्स से Renal Pelvis. रेनल पेल्विस। ठीक है, और वहां से Ureter. यूरेटर। बहुत बढ़िया, और वहां से Urinary bladder. हाँ जी, वहां से हो जाए इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर वहां से Urethra. राइट, देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर। तो ये आपका पैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे बताइए, क्या हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट होता है? नहीं होता, खुद का नहीं होता। 2, 4, 5 न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका खुद का एक सिंगल वो लोग रखते हैं, कॉमन रखते हैं वो लोग, खुद का उनका सेपरेटली नहीं होता। दे विल हैव अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इतनी बात है रखना, और इस तरीके से आपके यहाँ पे पाथ आपके यहाँ पे रहेगा। राइट, मुझे बताइए आपका कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है? बताइए। जहाँ पे कॉर्टेक्स Cortex और medulla के बीच में होता है. हाँ, यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स खत्म हो होता है, मेडुला के साथ एक्सटेंड हो रहा होता है, अंदर जा रहा होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। बिल्कुल सही। सो ये आप यहाँ पे ऐड रखना। ऑलराइट, तो इतना अगर आपको क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, एक और सवाल, कौन सी ब्लड वेसल किडनी से बाहर निकल रही होती है? Renal vein. Renal vein. आपकी बाहर निकल रही होती है। और कौन सी अंदर जा रही होती है? Renal artery. यूरेटर बाहर निकल रहा होता है, अंदर जा रहा होता है? यूरेटर Ureter बाहर जा रहा होता है. बाहर जा रहा होता है. यूरेटर बाहर निकल रहा होता है। और एक हो जाए ना, कुछ नर्व्स होती है जो आपके अंदर जा रही होती है। यू विल हैव सम नर्व्स जो आपके अंदर जा रही होती है। सो यू विल हैव सम नर्व्स जो आपके अंदर जा रही होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये सब जो अंदर बाहर कर रहे हैं, ये सब ये एक नॉच में से कर रहे होते हैं, उस नॉच का नाम क्या होता है? Hilum. Hilum. राइट, ये एक नॉच पास हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही, ये सब लोग एक आपके नॉच में से पास हो रहे होंगे, और वो जो यहाँ पे नॉच होगा, दैट नॉच ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम। दैट नॉच हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम। ठीक है,
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. Alright, so now let's start with the structure of nephron. तो अब हम यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ज्यादा डिटेल में, लेकिन हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपका होता कैसे है एंड क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. सो जब आप नेफ्रॉन का यहाँ पे देखते हो तो अगर हम आपको यहाँ पे एक रफ पिक्चर आपका बनाऊं, if I give you a rough idea about the nephron and its structure, so it will have a nephron will have something like Bowman's capsule. बोमैन्स कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगी आपकी यहाँ पे कुछ ऐसे टैंगल्ड स्मॉल्ड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज आपको यहाँ पे मिलेगी. दोज आर कॉल्ड एज माय ग्लोमेरुलस, राइट. और वहां से फिर आपका कुछ ऐसे बन के बाहर निकलेगा. सो बोमैन्स कैप्सूल विल अल्टीमेटली गिव राइज टू अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे यू विल हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पीसीटी, जिसको मैं लेबल अभी कर नहीं रहा. चलिए लेबल कर देता हूँ इसे, नहीं तो आप लोग याद नहीं रख पाएंगे. तो ये मेरा है यहाँ पे बोमैन्स कैप्सूल. तो दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बोमैन्स कैप्सूल. This structure over here is called as my glomerulus. ये जो स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे है, this over here is called as my glomerulus. ठीक है. तो बोमैन कैप्सूल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको है ना एक नेटवर्क मिलेगा आपके ब्लड कैपिलरीज का. ऐसे लाइक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ब्लड कैपिलरीज का, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस, राइट. फिर हम इसको थोड़ा और बनाते हैं हमारे नेफ्रॉन को. So, नेफ्रॉन फिर आगे जाके कुछ ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका. So, नेफ्रॉन विल कम फॉरवर्ड एंड विल मेक अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, which will ultimately give rise to your one more structure over here. So now what will happen, so you have over here this, दो आपका यहाँ पे बोमैन कैप्सूल, आपको यहाँ पे जो कैपिलरी बोमैन कैप्सूल खत्म हुआ, then you have this long tube like structure यहाँ पे. This coiled structure over here is called as my proximal convoluted tubule, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज अ पीसीटी. पीसीटी का फुल फॉर्म मेरा यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट. उसके बाद पीसीटी क्या बनाता है, पीसीटी एक लंबा सा एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा. और ये जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय हेनलीज लूप. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हेनलीज लूप. तो HENLE हेनलीज लूप. ठीक है, ये जो हेयरपिन वाला स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे. एंड देन यू हैव दिस स्मॉल स्ट्रक्चर ओवर हियर अगेन. यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ DCT. एक और कॉइल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, ये कुछ लेबलिंग से बेटा, इतनी लेबलिंग से आगे पीछे ही पूरी आपकी कहानी होती है. द कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अबाउट दिस लेबलिंग. फिर आपको क्या मिलेगा, आपका कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी आपका DCT अल्टीमेटली कनेक्ट करता है आपका कलेक्टिंग डक्ट के साथ. सो आपका जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका होगा, ये अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा आपके उस लंबे से बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसके अंदर सब लोग अपना सामान डालते हैं. वो सामान कुछ नहीं होता, वो यूरिन होता है. एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय कलेक्टिंग डक्ट. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कलेक्टिंग डक्ट. ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, इतनी बात तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है पहले तो, कि ये सब आपको लेने में मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट. सो याद रखना, बोमैन कैप्सूल के माउथ के अंदर आप कह सकते हो दैट यू विल हैव अ ग्लोमेरुलस, राइट. देन आपको मिलता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन एक लंबा सा आपको यहाँ पे हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेनलीज लूप. एंड देन यू विल हैव योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और फिर आपको एंड में आपको मिलेगा बनता हुआ आपको यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट. तो ये सब आपको मिलता है आपके नेफ्रॉन के अंदर, राइट. अब हमने ये बात किया था कि कलेक्टिंग डक्ट तो कॉमन होता है. सो 4-5 नेफ्रॉन के पास एक ही कलेक्टिंग डक्ट होगा, तो इसको हम पार्ट नहीं गिनते ऑफ अ नेफ्रॉन. ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट बाय एक्चुअली नेफ्रॉन. बट याद रखना, अल्टीमेटली सामान इसके अंदर जाएगा. ओके, तो ये बात आपने यहाँ पे पहले याद रखनी है. सो इसको हम यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं. तो इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे वापस से लेबल करता हूँ. सो यू कैन सी अ ग्लोमेरुलस बीच में, यू कैन सी अ टैंगल्ड कैपिलरीज यहाँ पे बीच के अंदर. सो दैट इज माय ग्लोमेरुलस. दिस in the center is my glomerulus यहाँ पे, right.
कलर हम चेंज कर देते हैं, कुछ दिख नहीं रहा। सो दिस माय ग्लोमेरुलस, राइट। वो जो येलो वाला स्ट्रक्चर आपका था दैट इज माय बोमैंस कैप्सूल, यहाँ पे लेबल किया हुआ उन लोगों ने, ठीक है। देन इन्होंने यहाँ पे पीसीडीसीडी लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन याद रखना यू हैव अ हेनरीज लूप, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यू कैन सी द हेनरीज लूप, ओके। एंड लेट मी शो यू ओवर हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see the Bowman capsule, you can see the glomerulus, and you can also see the proximal convoluted tubule, जो आपका बिल्कुल पीछे ही खड़ा होता है। किसके पीछे खड़ा होता है? आपका बिल्कुल आपके पीछे होता है, बिफोर द Bowman capsule के साथ ही लगा होता है आपका पीसीटी। सो पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे होगा दैट इज माय पीसीटी। सो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे दैट इज माय पीसीटी, ठीक है। फिर आपका आ गया यहाँ पे हेनरीज लूप, आपको यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर नीचे वाला है दैट इज माय हेनरीज लूप। एंड देन यू हैव दिस स्ट्रक्चर जो उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे होता है दैट इज माय डीसीटी। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू, दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। यू हैव अ डीसीटी, you have a PCT, right, and you have a Henle's loop, and then you have your Henle's loop which will be seen, which will form the hairpin like structure, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, और आगे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. राइट। ये लेबलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये पिक्चर एक बार खुद से बना लेना, आपको मालूम होना चाहिए कि किसके बाद क्या आ रहा है। So you have a glomerulus, you have a Bowman's capsule, right? उसके माउथ के अंदर ही देखा जाए तो glomerulus आपको यहाँ पे होगा। Then you have the PCT, Henle's loop, DCT, collecting duct। इतना स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए सही तरीके से, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप सीख सकते हो, ठीक है। इसको तभी मैं पार्शली एक दो चीजें मुझे इसमें और ऐड करनी, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि इतने तो आपको पहले यहाँ पे याद रखा है। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो मुझे इसका आंसर बताइए, वैसे ही आप अनम्यूट करके आंसर बता दो। द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला इज नोन एज व्हाट? column of Tini, ऑप्शन डी। हाँ जी, इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका कॉलम ऑफ टिनी, बिल्कुल सही। सो कॉलम ऑफ टिनी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। देन द पार्ट थ्रू व्हिच द आर्टरीज एंड वेन्स एंटर एंड लीव द किडनी, कौन से एरिया से आपकी आर्टरीज और वेन किडनी के अंदर अंदर बाहर करती है? Hilum. इलम या हाइलम? यस। सो एबीसीडी क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? C, सी। बिल्कुल, हाइलस इलम इज द सेम थिंग। सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, राइट। देन ये नीट का क्वेश्चन है 2010 का, ध्यान से देखो, खुद से देखो और खुद से आंसर करो। एंड रेज योर हैंड, इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से एंड रेज योर हैंड। किसका हैंड रेज नहीं हो रहा? क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या आपको, या क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे बोल दो, करें एक्सप्लेन क्वेश्चन या नहीं करें? यस सर। sir कर दो। कर दें। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। वो लोग कह रहे हैं कि आपका जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है आपके ह्यूमन के अंदर, राइट, वो सिंथेसाइज कौन करता है? तो वहां से उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की कि इट इज बीन सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब बनाना, ठीक है। अब तुम्हें इतना पता चल गया, अब तुम इसका आंसर लगा सकते हो। अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? Option D. अंशिका ऑप्शन डी के लिए। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? Option D, पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आरुषि एंड सलम? Option D. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है। सलम आपको ऑप्शन डी ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, कभी कभी एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए खुशी खुशी। दीक्षा आप बताइए व्हाई ऑप्शन डी? सर लीवर में अमोनिया बनता है और वो फिर किडनी में जाता है यूरिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है आपके यहाँ पे, बिल्कुल सही। अच्छा कोई और बताएगा मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें? एनीवन एल्स कैन टेल मी व्हाई ऑप्शन डी? Yes, sir. बोलिए yes sir, बोलिए बोलिए। सर जो अमोनिया होता है वो लीवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो यूरिया किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बिल्कुल सही, राइट। सो आपका जो अमोनिया होगा वो आपका लीवर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा आपके यूरिया के अंदर, एंड देन उसे किडनी के थ्रू आप बॉडी के बाहर निकालोगे। तो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस आपको क्वेश्चन समझना था यहाँ पे, देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। Which of the following option gives a correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste? कर सकते हो खुद से। ए है मेरा यहाँ पे, लाइक आपको बताना है कौन है मेरा यहाँ पे अमोनोटेलिक, कौन है मेरा यहाँ पे यूरोटेलिक और कौन है मेरा यहाँ पे यूरिकोटेलिक। तो ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा एंड गिव मी द करेक्ट आंसर हैंड रेस करके। 2012 का नीट का क्वेश्चन है। मुस्कान ने हैंड रेस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। ओके, इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। इशिता कुमारी कह रहे हैं ऑप्शन सी या बी, क्या कह रहे हैं आप? एक ने बी बोला, एक ने शायद सी बोला है। प्रिया कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट देन पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ओके, सलम क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बेटा आप लोग का यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे सही है, याद रखना। एक्वेटिक एनिमल से आपको मिलेगा, एम्फीबियन में आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे अमोनोटेलिज्म, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, राइट। फ्रॉग एंड ह्यूमन में आपका होता है यूरिया एक्सक्रीट। मैंने आपको पहले बताया था, फ्रॉग जो आपका होता है उसके अंदर आपका यूरिया होता है और ह्यूमंस तो आपका यूरिया ही होगा। देन फिर आपका यहाँ पे आ गया पिजन, लिजार्ड एंड कॉकरोच, तीनों के अंदर आपका यहाँ पे होगा यूरिक एसिड। तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल नीट का काफी सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, जो आप सबने यहाँ पे सॉल्व कर लिया एंड आई होप सबको ये समझ आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यू लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। अभी हम लोग जब कल मिलेंगे, कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल के लेक्चर में क्योंकि हम देखेंगे अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, सो इन टुमारोज लेक्चर विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। तो कल का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि कल के लिए आप थोड़ा आना, क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टुमारो यू विल अंडरस्टैंड सम वेरी डिटेल्ड थिंग्स। बल्कि जो बहुत लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या मैं कहूँगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इतना पढ़ के आना तो आपके लिए समझना आसान होगा, ठीक है। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जो आज हमने कवर किया था क्या उसके अंदर किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, आई होप सबको ये बातें समझ आ रही हैं, और कोई अगर डाउट रह भी जाता है देन प्लीज लेट मी नो। एक बार पढ़ो खुद से पढ़ने के बाद फिर मुझे बता देना कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये वाले पार्ट में कंसर्न है, ठीक है। सो कैन डू समथिंग अबाउट दैट। ऑलराइट देन पीपल, चलिए यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। सो बाय, गुड